नमस्कार। हमारी क्रिया से संबंधित कक्षा चल रही थी। हमने पिछली कक्षा में क्रिया के सामान्य परिचय को पढ़ा। उसके बाद हमने क्रिया के दो भेद कर्म के आधार पर सक्रमक और अकर्मक को पढ़ा। आज की कक्षा में हम क्रिया के दूसरे भेद प्रयोग, रचना और बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेदों को पढ़ते हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी क्रिया से संबंधित, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्रिया का दूसरा भेद प्रयोग या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। अक्सर परीक्षा के अंदर यहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि सक्रमक और अक्रमक क्रिया को तो हम आसान से कर भी सकते हैं, ठीक है ना। परंतु यहां से यही प्रश्न पुटअप होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया का भेद नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेदों को समझना है। तो इसके कुल भेद होते हैं, वो है आपके भेद 8। अब हम ऐसे 8 भेदों को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के अंदर भूल जाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए और उस ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करने का कोशिश करना चाहिए। तो इसकी हम आपको ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक से आप इस प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, इसकी ट्रिक हमने बनाई है। तो वो ट्रिक है आपके S फॉर P2N K, S फॉर P2N और K। इन 4 शब्दों को हमें ध्यान रखना है। S फॉर P2N K। S फॉर का मतलब है आपके S में 4 प्रकार की हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यानी 4 प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के 4 ऐसे भेद हैं जो एस से शुरू होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। नंबर 1 आपके सामान्य क्रिया, नंबर 1 आपके सामान्य क्रिया, नंबर 2 है आपके संयुक्त क्रिया, नंबर 3 है आपकी सहायक क्रिया, नंबर 4 है आपके सजातीय क्रिया, नंबर 4 है आपके सजातीय क्रिया। तो ये हो गया आपके एस फॉर पर आधारित क्रिया के 4 भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। अब हम देखते हैं P2 पर आधारित क्रिया के भेद। P पर आपके वापस 2 हैं, एक P और दूसरा P। एक P पर हम देखते हैं तो वो है आपके पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और दूसरी है वो आपके प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये हो गया आपके P2 पर आधारित पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। S पर 4, S यानी S फॉर पर आपके 4 है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। P पर आपके 2 हैं, P1 पूर्वकालिक क्रिया और P दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम देखते हैं 2 और रह गए हमारे N और K। N पर आपको ध्यान रखना है, वो है आपके नाम धातु क्रिया। N पर आपके नाम धातु क्रिया और K पर आपको ध्यान रखना है, वो है आपके कृदंत क्रिया, K पर आपके कृदंत क्रिया। तो ये हुई आपके प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद, जो आपके क्रिया के कुल आपके 8 भेद होते हैं, जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया। हमारा ट्रिक है S फॉर P2N K। S फॉर S पर 4 अक्षर है, S और S। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। P पर हमारे 2 अक्षर है, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। N पर नाम धातु क्रिया और K पर कृदंत क्रिया। तो यह था हमारे प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेद। आज इस कक्षा में हम इन 4 प्रकारों को अच्छे से समझते हैं, जो है हमारा सामान्य, दूसरा है हमारा संयुक्त, तीसरा है हमारा सहायक और चौथा है हमारा सजातीय। इन्हें हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज
पहली सामान्य क्रिया को, नंबर 1 देखते हैं हम, सामान्य क्रिया। सबसे पहले सामान्य क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को देखते हैं। तो सामान्य क्रिया हम देखते हैं वे क्रिया जो वाक्य में, वे क्रिया जो वाक्य में सामान्य बात का बोध करवाती हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि वे क्रिया जो वाक्य में सामान्य स्थिति का बोध करवाती है आपके सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, प्रेम खेलता है, राखी पढ़ती है, बालक नहाता है। हम इन वाक्यों में अगर देखें तो हमें स्पष्ट दिखता है कि इन वाक्यों में मात्र सामान्य स्थिति का ही बोध हो रहा है, कोई विशेष बोध नहीं हो रहा है कि भौंकना, खेलना, पढ़ना, नहाना। हमें स्पष्ट एक ही सामान्य क्रिया दिखेगी, वह हमारे सामान्य क्रिया होगी। हम दूसरा देखते हैं कि क्रिया का भेद। हम देखा सामान्य, दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हम देखते हैं तो बहुत ही आसान है संयुक्त क्रिया, इसे हम याद भी रख सकते हैं आसानी से कि वाक्य में जब दो भिन्नार्थक क्रियाएं, वाक्य में जब दो भिन्नार्थक क्रियाएं हो तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है आपके जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब होता है आपके जुड़ा हुआ। हमें स्पष्ट होगा कि वाक्य में आपके दो भिन्नार्थक क्रिया होगी, वाक्य में आपके दो भिन्नार्थक क्रिया होगी और दो भिन्नार्थक क्रिया में दोनों क्रिया अलग अलग होगी, तो उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे राम ने खाना बना लिया। अब राम ने खाना भी है और बना भी है और लिया भी है। जब वाक्य दो भिन्न अर्थक क्रिया प्रकट करने वाली, भिन्न अर्थक, बनाने का अर्थ अलग होता है और खाने का अर्थ अलग होता है, तो यहां पर आपके संयुक्त क्रिया आ गई। हम देखते हैं कि मोहन ने चाय बना पी। मोहन ने चाय बना, फिर उसको चाय को पी, चाय बनाकर चाय को पी। तो यहां पर हम देखते हैं कि मोहन ने चाय बना पी। भूपेंद्र ने भोजन किया। अब भूपेंद्र ने भोजन पहले बनाया फिर उसको किया, यानी कि दो अलग अलग भिन्न अर्थ वाली क्रिया प्रकट हो रही है, इसलिए आपके संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तो हमने क्रिया का पहला भेद है वो सामान्य क्रिया पढ़ा। वे क्रिया जो वाक्य में सामान्य बात का बोध करवाती है आपके सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सामान्य से अर्थ आएंगे भौंकना, खेलना, नहाना, धोना, उठना, बैठना। संयुक्त क्रिया वाक्य में जब दो भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली क्रिया होती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने खाना बना लिया, भूपेंद्र ने खाना खा लिया, वह खेल लिया, मोहन ने चाय बना ली या बना पी या बना ली, यहाँ लिख सकते हैं चाय बना ली। तो इस प्रकार हमने पढ़ा सामान्य क्रिया में सामान्य क्रिया आती है और संयुक्त क्रिया में दो अलग अलग क्रियाएं आती हैं। अब हम क्रिया का तीसरा भेद है सहायक क्रिया पढ़ते हैं। अब हम क्रिया का तीसरा भेद सहायक क्रिया को अच्छे से समझते हैं। तो अब हमारे क्रिया का तीसरा भेद है वो है आपके
सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जब वाक्य में अन्य क्रिया सहायता की भूमिका निभाती हैं, जब वाक्य में अन्य क्रिया वो आपके सहायता की भूमिका निभाते हैं। जब वाक्य में अन्य क्रिया सहायक के रूप में दी हो, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया तो दी होगी परंतु सहायता के रूप में दी होगी तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन, जैसे हम देखते हैं कि पंकज ने पुस्तक मेज पर रख दी। अब यहां पर हम देखें कि इस प्रश्न को हम ऐसे भी बना सकते हैं वाक्य को कि मोहन ने पुस्तक मेज पर रखी, परंतु यहां पर दी, तो यहां पर दी है आपके, वो है आपके सहायक क्रिया में आ जाएगा। हम और देखते हैं कि ममता ने भैया को किताब दी है। अब यहां पर है वो आपके सहायक क्रिया बन गई। सहायक क्रिया हम यहां देखते हैं तो वो आपके बन गया है सहायक क्रिया। अब इन वाक्यों को हम देखेंगे तो लास्ट में आपके सहायक क्रिया का दे रखा होगा। जैसे पंकज ने पुस्तक मेज पर रखी भी लिखते हैं हम सभी तो वो भी सही है। अगर ऐसे लिखते हैं कि पंकज ने पुस्तक मेज पर रखी तो वो भी सही है, परंतु यहाँ पर दी आ गया। दी का मतलब है दी है वो इस वाक्य में सहायता कर रहा है। यहाँ पर ममता ने भैया को किताब दी, ये भी सही है। अगर यहाँ पर है दे रखा है तो वो आपके सहायता कर रहा है, वो सहायक क्रिया हो गया। अब हम इसका अंतिम भेद देखते हैं, वो है आपके क्रिया का अंतिम भेद आपके सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया बहुत ही आसान है। जब वाक्य में किसी एक ही धातु से, जब वाक्य में किसी एक ही धातु से क्रिया निर्मित हो या एक ही जाति की क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया कहते हैं। आसान सी परिभाषा है। जब वाक्य में आपको क्रिया एक ही मूल धातु की होगी और उस एक ही मूल धातु से दो या दो से अधिक क्रियाएं बनेगी तो वो आपके सजातीय क्रिया होगी। जैसे हम देखते हैं कि पढ़ मूल धातु है और पढ़ से आपके पढ़ भी बनता है और पढ़ाई भी बनता है। हम देखते हैं लिख मूल धातु है, इससे आपका लिख भी बनता है और लिखाई भी बनता है। हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि लड़ मूल धातु है, इससे आपका लड़ भी बनता है और लड़ाई भी बनता है। चढ़ मूल धातु है, इससे आपका चढ़ भी बनता है और आपका चढ़ाई भी बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं तो हम स्पष्ट दिखता है कि एक ही मूल धातु है, उससे कई प्रकार की क्रियाएं बनती है। जैसे अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सहायक क्रिया सजातीय क्रिया किसे कहते हैं। मतलब जब वाक्य में किसी एक ही धातु से क्रिया निर्मित हो या एक ही जाति की क्रियाएं हो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण है हम देखते हैं। जैसे गीता ने बीए की पढ़ाई पढ़ी। अब आपको जब भी वाक्य में पढ़ाई पढ़ी शब्द आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी आपको सजातीय क्रिया करनी
हैं। प्रयोग रचना बनावट के आधार पर जब दो एक ही मूल धातु से दो या अधिक क्रिया निर्मित होती हैं तो वो आपके सजातीय क्रिया कहलाती हैं। गीता ने बीए की पढ़ाई पढ़ी, यहाँ आपके सजातीय क्रिया हो गई। एक और देखते हैं कि भारत ने चीन से लड़ाई लड़ी। अब आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिया कि लड़ाई लड़ी में प्रयोग रचना बनावट के आधार पर कौन सी क्रिया है, तो आपको यहाँ पर लड़ाई लड़ी, लड़ मूल धातु है, उससे दो क्रियाएं बनती हैं, लड़ाई और लड़ी बनाए, तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है सजातीय क्रिया करनी है। आपको लिखना है कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। यहां पर देखते हैं आप, तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, तो यहां पर आपको स्पष्ट दिखता है कि चढ़ाई चढ़ी एक मूल धातु चढ़ है, उससे दो क्रिया निर्मित हुई, यहां पर आपके सजातीय क्रिया होगी। तो हमने इस कक्षा में बहुत ही आसान तरीके से प्रयोग रचना बनावट के आधार पर क्रिया के 4 भेद S4 को हमने पढ़ा। सामान्य क्रिया हमने सबसे पहले पढ़ी। सामान्य क्रिया में आपको ध्यान होना चाहिए कि सामान्य शब्द का बोध होता है भौंकना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना। संयुक्त क्रिया जब एक ही भिन्नार्थक क्रिया होती है और उससे अलग अलग वाक्य बनते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाया, पानी पिया, चाय बना ली। फिर हम देखते हैं तो सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया में आपके अभी पढ़ा वाक्य में अन्य क्रिया सहायक के रूप में दी हो, जैसे है, दी, ये आपके सहायक क्रिया होते हैं। फिर सजातीय क्रिया कि एक ही मूल धातु से दो क्रिया बनती है, सजातीय क्रिया कहते हैं। अगली कक्षा में हम इसके अगले 4 और भेदों को पढ़ेंगे, P2 और N के। तो आज की ट्रिक थी S4 P2 N के प्रयोग रचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।